स्वागत है दोस्तों आपका फ़ोन से स्टडी चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड। और जो हमने अभी तक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कर लिया है, अब हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर में आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि पार्ट सेकंड की लास्ट जो टॉपिक था वो था द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध था उसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब उसके बारे में थोड़ा और ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, अब देखो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी अंग्रेजों की। और हार किसकी हुई थी? बंगाल के नवाब की। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, जैसा हमने पढ़ा था। ठीक है। अब आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। और इस हार के बाद, डिफीट का मतलब होता है हार, और प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में हार के बाद सिराजुद्दौला वाज एसिनेटेड। एसिनेटेड का मतलब हो गया कि सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी गई। ठीक है, उसको कैद कर लिया गया और उसकी हत्या करवा दी गई। एंड मीर जाफर मेड द नवाब। और मीर जाफर जो उसका सेनापति था और जो एक तरह से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की मदद कर रहा था, उसको क्या बना दिया गया? सेनापति से नवाब, मतलब बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, राजा बना दिया गया। अब आगे पढ़ते हैं। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसकी जो अभी भी जो एक विल थी, विल का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, अनविलिंग, स्टिल अनविलिंग, मतलब उसकी जो इच्छा थी वो अभी भी पूरी नहीं हुई थी, अनविलिंग हो रही थी टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या चाहती थी? कंपनी चाहती थी कि राजा तो हम इसे बना दे, किसे? मीर जाफर को, लेकिन जो कंट्रोल हो वो हमारे हाथ में हो। ठीक है, और वो इसी इच्छा से उन्होंने मीर जाफर को नवाब बनाया था। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग, अभी भी वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासनिक जितना भी जिम्मेदारी होती है वो चाह रहे थे कि हमें मिले। और ये जो मीर जाफर है ये हमारे लिए एक तरह से पपेट के रूप में रहे। पपेट का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, जिसे हम अपने हाथ की उंगलियों पर नचा सकते हैं। ठीक है, तो वो मीर जाफर जो था वो उनके लिए वैसा ही था। अब आगे पढ़ते हैं। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। लेकिन और हाँ, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, मतलब जो प्रमुख उद्देश्य था, प्राइम ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया प्रमुख उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य था क्या? द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, व्यापार का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। ठीक है, विस्तार करना, किसका? व्यापार का, सीधा सा मतलब था उनका ये, और ये उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रेदर डिफिकल्ट। लेकिन कंपनी को समझ में आ गया, उनको लगा कि ये जो काम है ये उतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट काम है ये, उतना आसान नहीं है कि मीर जाफर को हमने नवाब बना दिया और अब वो हमारी बात मानेगा। फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। और जैसा कि कंपनी चाहती थी एक पपेट नवाब कि उनके इशारों पर चले, वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल, उनके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं हुआ जैसा कि कंपनी चाहती थी। एज द कंपनी वांटेड देम टू बी, जैसा कि वो उन्हें बनाना चाहती थी वैसा हेल्पफुल नहीं हुआ। जैसा कि दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि कंपनी जो थी वो चाहती थी कि जो नवाब है, जो भी जिसको भी वो शासक बना रहे हैं, वो क्या हो? वो उनके लिए एक तरह से कठपुतली की तरह हो, पपेट की तरह हो, जिसको वो अपने इशारों पे नचा सके या फिर उनके अनुसार काम करवा सके। लेकिन कंपनी के लिए ये आसान काम नहीं था। उन्होंने इसी वजह से इसीलिए मीर जाफर को उन्होंने नियुक्त किया। कैसे? एक राजा के तौर पे। तो व्हाट कुड द कंपनी डू? कंपनी क्या कर सकती थी उस टाइम में? व्हाट कुड द कंपनी डू, ये एक क्वेश्चन है कि कंपनी उस सिचुएशन में क्या कर सकती थी। तो कंपनी, आप देखो थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, लेकिन जब सिराजुद्दौला को हटाकर उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, तो थोड़े समय बाद उसने भी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, विरोध किया। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब देखो कंपनी जो थी, कंपनी ने उसे भी हटा दिया,
डिपोस्ट कर दिया, मतलब उसको अपने पोस्ट से हटा दिया। एंड हिम एंड इंस्टॉल्ड, और उसकी जगह पे किसको नियुक्त किया? मीर कासिम को, ठीक है, जो वहीं का एक और सेनापति था उस टाइम में, इन हिज प्लेस, उसके स्थान पर। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, लेकिन जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया, किस बात की कंप्लेंट की? ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन एट अ बैटल फॉट एट बक्सर। अब देखो, मीर जाफर था, सबसे पहले था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को हटा के किसको बनाया गया? मीर जाफर को, जो उस टाइम सिराजुद्दौला के समय में वहां का सेनापति था। लेकिन जब उसको हटा के मीर जाफर को बनाया गया तो मीर जाफर ने भी क्या कर दिया? प्रोटेस्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम। अब उसकी जगह जब उसने भी विरोध किया तो उसके बाद किसको बनाया गया? मीर कासिम को, ठीक है, इन हिज प्लेस। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, ही इन टर्न वाज डिफीटेड। अब उसने भी जब कंप्लेंट की, मीर कासिम ने, ही इन टर्न वाज डिफीटेड, अब उसको भी हरा दिया गया। डिफीट का मतलब होता है हराना, ठीक है। he in turn was defeated in a battle fought at बक्सर in 1764। बक्सर का युद्ध हुआ किसके बीच में? मीर कासिम और कंपनी के बीच में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में। तो ये युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, 1764 में। कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर कहाँ पे है? बक्सर है बिहार में है। बक्सर कहाँ पे? बिहार में, पटना के साइड में है, एक जगह का नाम है बक्सर। तो वहाँ पे ये बैटल जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था, वहीं पे लड़ी गई थी। और इसमें ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड। और इसके बाद, और इस युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। और फिर किसको बना दिया गया? मीर जाफर को। एंड ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, एंड उसको बाहर बंगाल से भी निकाल दिया गया। किसे? मीर कासिम को। और उसकी जगह फिर से मीर जाफर को शासक बना दिया गया, रीइंस्टॉल्ड कर दिया गया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। अब देखो, बना तो दिया मीर जाफर को इन्होंने राजा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या थी? द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ। अब जो भी नवाब था, मतलब मीर जाफर जो था, उसको हर महीने, एवरी मंथ, कितने रुपए पे करने पड़ते थे? 5 लाख रुपए। किसको देने पड़ते थे? कंपनी को पे करने पड़ते थे। कंपनी को किस बात के? बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। इतने रुपए भी उनके लिए काफी नहीं थे, कंपनी के लिए इतने रुपए भी उस टाइम में काफी नहीं थे। वांटेड मोर मनी, उनको और पैसे चाहिए थे। किस लिए? टू फाइनेंस इट्स वॉर्स। वो जो भी युद्ध करते थे उसमें उसके फाइनेंस के लिए, मतलब अब युद्ध होते हैं तो उसमें पैसे तो खर्च होते हैं ना, तो उसके लिए। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, और साथ में जो उनकी व्यापारिक डिमांड्स थी, मतलब वो व्यापार करते थे और उसके लिए जो डिमांड्स होती थी उसको भी पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ उनके अन्य खर्चों को भी पूरा करने के लिए, जो कंपनी के अन्य खर्चे होते थे अपने कर्मचारियों को देने के लिए, उन सब के लिए भी उन्होंने क्या कर दिया? नवाब को एक तरह से क्या कर दिया? ब्लैकमेल कर दिया कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपसे जो सत्ता है वो छीन ली जाएगी और हम शासक बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765। अब अभी हमने पढ़ा था कि 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1764। कब हुआ था? द बैटल ऑफ बक्सर। किसके बीच में? मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765। और हाँ, उस जब मीर कासिम के साथ उनका युद्ध हुआ था तो मीर कासिम को हरा भी दिया था उन्होंने। कहाँ पे? बक्सर के युद्ध में। और साथ में उसको बंगाल से भी निकाल दिया था। और उसके बाद मीर जाफर को दोबारा से बना दिया था शासक। अब मीर जाफर जब शासक बना 1764 में, तो उसके सिर्फ 1 साल बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1765 में उसकी मृत्यु हो गई, डाइड, मर गया वो। द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। अब जो कंपनी का मूड था, मतलब जो उनकी मानसिकता थी, मतलब जो वो सोच रहे थे, वो क्या हो गया था? चेंज हो गया था, बदल गया था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स। अब वो समझ गए थे कि वो फेल हो चुके हैं। हैविंग फेल्ड, उनको फेलियर के अलावा और कुछ नहीं मिला है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, वो जो पपेट नवाब्स के साथ काम करना चाहते थे उसमें वो फेलियर रहे, उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ वहां से। तो उस टाइम
क्लाइव डिक्लेयर्ड, जो वहाँ का गवर्नर था बंगाल का, रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको बताया था कि जब सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई हुई थी तो उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो यही था, रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। तो उसने कहा, क्लाइव डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया, उसने एक बात कही, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स। अब उसने कहा कि अब हमें, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, कि अब हमें कोई किसी और को नवाब नहीं बनाना है, अब हमें खुद ही शासक बनना है डायरेक्टली। पहले तो वो इनडायरेक्टली चला रहे थे पपेट नवाब्स के द्वारा, पहले उन्होंने उसको बनाया मीर जाफर को, फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बनाया। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि हम फेल हो चुके हैं, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, खुद ही बंगाल की जो प्रशासन है उसको संभालना पड़ेगा खुद से। आवरसेल्व्स का मतलब होता है खुद ही, हम सभी को खुद से करना पड़ेगा। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। 1765 में, कब? 1765 में जो मुगल एम्परर थे, अब उस टाइम के मुगल एम्परर कौन थे उनका मेरे को अभी एग्जैक्टली नाम नहीं पता है। अगर मैं गैस करूं तो गैस कुछ भी हो सकता है, गलत भी गैस कर सकता हूं, तो गैस करने से बेहतर है मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि द मुगल एम्परर, ठीक है, द मुगल एम्परर जो थे उस टाइम में, कब? 1765 में, अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। उन्होंने कंपनी को अपॉइंट किया। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? नियुक्त करना। क्या होता है? नियुक्त करना। नियुक्त किया कैसे? एज द दीवान। दीवान एक पोस्ट होता है कहीं पे भी, किसी भी प्रोविंस में, किसी भी क्षेत्र में एक दीवान का पोस्ट होता है। उस टाइम में होता था, आज के टाइम में तो हम देखते हैं कि एमएलए, पार्षद, ये सब होते हैं। तो उस टाइम किसी क्षेत्र के जो एक तरह से जो मतलब नेता टाइप के लोग होते थे वो यही होते थे, दीवान कहते थे, या फिर और भी चीजें हैं जो आप आगे हिस्ट्री में पढ़ोगे। अभी बेसिकली दीवान को समझो। दीवान जो होता था ये एक तरह से कानूनी रूप से एक ऐसा व्यक्ति होता था जो जमीनों का ब्यौरा रखता था और साथ में किसी की जो भी विवाद चल रहे हैं उसके बारे में वो जानकारी रखता था। एज द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, जो प्रोविंस था बंगाल का, जो प्रांत था बंगाल का, उसका उन्होंने क्या बना दिया? मुगल एम्परर ने उनको, कंपनी को क्या बना दिया? दीवान बना दिया। कहाँ का? बंगाल क्षेत्र का, प्रांत का। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब जैसे ही उनको दीवानी का पोस्ट मिला, अब जैसे दीवान एक पोस्ट का नाम है, और जब वो उनको ये पोस्ट मिल गया तो उनको अलाउ कर दिया गया, दे अलाउड, उनको मंजूरी दे दी गई, द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू, जो बहुत ही बड़ा रेवेन्यू आता था सरकार का, ठीक है, सरकार का जो रेवेन्यू आता था। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब हिंदी में आय, जिसे आप कहते हो, अगर हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बात करें तो अगर किसी के, मान लो हमारे घर में हमारे पिताजी काम करते हैं कहीं पे, तो वो जो महीने की जो उनकी तनख्वाह आती है वो क्या होती है? रेवेन्यू भी कह सकते हो उसको, इनकम भी कह सकते हो, ठीक है। तो द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू, व्यापक, वास्ट का मतलब होता है व्यापक, बहुत ही बड़ी मात्रा में, रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब उन्होंने ना मनमानी करनी शुरू कर दी, रिसोर्स को यूज करना शुरू कर दिया, बंगाल के रिसोर्सेज को, क्योंकि अब उनको पता है कि हमें तो पोस्ट मिल चुकी है वाली, तो अब हम जो मर्जी चाहे वो करें, रेवेन्यू को यूज करना शुरू कर दिया। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, और जो प्रॉब्लम वो शुरुआत में फेस कर रहे थे, मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या, किस बात की? कि यार कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। अब वो कंट्रोल इनके हाथ में आ चुका था और यहां से उन्होंने मनमानी करना शुरू कर दिया था। कंपनी हैड अर्लियर फेस, जो उन्होंने पहले फेस किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब जैसे कि हमने इससे पिछले पॉइंट में बात किया था कि जो कंपनी थी उन्होंने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हराया और उसको वापस भेज दिया। और 18th सेंचुरी, द अर्ली 18th सेंचुरी मतलब शुरुआती 18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, फ्रॉम दी अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। और उन्होंने प्रांतों में, अब देखो बंगाल का जो प्रांत था वो वहाँ के क्या बन गए थे? दीवान की पोस्ट मिल गई थी उन्हें, कहाँ की? दीवान की। और उससे वो रेवेन्यू जो कमाते थे उसका बहुत ही भरपूर उपयोग करते थे। कैसे? अपने युद्ध के लिए, अपने
अदर एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, और साथ में जो इंडिया के साथ जो इनका व्यापार था वो भी क्या हो गया था, बढ़ गया था, एक्सपेंड हो गया था। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब देखो, वैसे तो इनका व्यापार बढ़ गया था, लेकिन इनको अभी भी इट हैड टू बाय का मतलब खरीदना, बाय मोस्ट ऑफ दी गुड्स, ज्यादातर जो सामान होता था भारत में, जो सामान इन इंडिया भारत में जो सामान होता था विद गोल्ड, वो कैसे खरीदते थे, गोल्ड और सिल्वर देकर, मतलब गोल्ड और सिल्वर जैसे बोलते हैं ना कि वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देके अदला बदली कर लेना, वो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वैसे ही ये पहले गोल्ड देते थे इंडियंस को, और फिर यहाँ से सामान ले जाते थे, इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो गोल्ड और सिल्वर कहाँ से आता था, इंपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट का मतलब आयात करना, कहाँ से आता था, ब्रिटेन से, फ्रॉम ब्रिटेन। जो गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से, उसी गोल्ड और सिल्वर को भारतीयों को देकर उनसे गुड्स क्या करते थे, बाय खरीदते थे, ठीक है। ये था पूरा माजरा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो, ये इसलिए था क्योंकि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, कब हुआ था, 1757, और उसमें जो ब्रिटेन था वो स्लो हो गया था, स्लो हो गया था। स्लो का मतलब क्या हो गया था, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी जो थोड़ी वो कमजोर हो गई थी। कैसे, क्योंकि देखो युद्ध जब हुआ तो उसमें उनका भी खर्चा हुआ था, उनके भी पैसे लगे थे, स्लोड हो गया, फिर उन जो अर्थव्यवस्था को थोड़ा नुकसान होता ही है। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। अब देखो, पूरी तरह से एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह से स्टॉप हो गया था, रुक गया था पूरी तरह से। आफ्टर द एजम्पशन का मतलब, हाँ, और एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। एजम्पशन का मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है, कल्पना, ठीक है, कल्पना करना। अब देखो, जब उनको दीवान की पोस्ट मिली तो वो थोड़ा क्या हो गया, उनकी इनकम, रेवेन्यू, जो सरकार की जो रेवेन्यू होती थी वो सारी उनके पास जाने लगी, और उससे वो अपने हित की चीजें करने लगे, ठीक है, अपने खर्चों को निकालने लगे। एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी, ठीक है। और इस वजह से दीवानी के जो इनकी पोस्ट थी, इस वजह से ये पूरी तरह से रुक गया। क्या, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था स्लो हो गई थी, स्लोड, मैंने आपको बताया था ना। और एंटायरली स्लो कब हुई थी, जब इनको दीवान की पोस्ट मिली, तब कल्पना मात्र से। इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी, नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था इंडिया से, किसको, कंपनी को, कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो रेवेन्यू उन्हें प्राप्त होता था उससे ही क्या करते थे, अपने एक्सपेंसेस को निकालते थे। मान लो जो सरकार की इनकम आ रही है, जो भी इनकम आ रही है, प्रशासनिक कार्य कम करते थे और अपने ईस्ट इंडिया व्यापार के हितों में फाइनेंस करते थे, ठीक है। ये था पूरा माजरा, और इस हिसाब से आपका जो ये टॉपिक है वो फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो, कुछ डाउटफुल रह गया हो, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और इस तरीके से अपना पार्ट 3 कंप्लीट होता है। और जो आगे की जो चैप्टर है मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से कराऊंगा, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैं किस तरीके से कराता हूँ। थैंक्स।